सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, 14 अगस्त 1947 1947 14 अगस्त वो अजीम दिन था। इस दिन हमें गुलामी से आज़ादी नसीब हुई, जिस दिन हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से दुनिया के सामने आए। 14 अगस्त 1947 वो दिन कह लें जिस दिन ये पूरी कौम यौम आज़ादी मनाती है। आज़ादी की अहमियत हर वो कौम जानती है जो आज़ादी के लिए स्ट्रगल करती है, या फिर हम कहते हैं कि जिद्दोजहद करती है। आज़ादी की तारीफ भी यकीनी तौर पे वही कौम बता सकेगी ना जिस कौम ने आज़ादी हासिल की होगी, स्ट्रगल की होगी, उनके आबाउजदाद की कुर्बानियाँ होंगी। अच्छा, आज़ादी की कीमत भी अगर मैं कहूँ कि वही कौम जानती है जिस कौम ने आज़ादी की कीमत चुकाई होगी, वरना किसी को क्या मालूम कि इसकी कीमत होगी क्या जिसने चुकाई ना हो। आज़ादी होती क्या है? बाहैसियत एक कौम हम जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जी क्योंकि हमारे जो आबाउजदाद हैं उन्होंने बाकायदा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज़ादी की कीमत चुकाई, इसलिए हमें आज़ादी की कीमत मालूम है। हम जानते हैं कि आज़ादी की आखिर अहमियत होती क्या है, क्योंकि हम वो कौम थे जिसकी कोई पहचान नहीं थी। कल हमने पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम किया था कि पहचान आखिर क्या होती है। आपने सुना, बड़ा अच्छा फीडबैक आया मुझे, थैंक यू कि आप सबने पसंद किया उस प्रोग्राम को कि पहचान आखिर क्या होती है। हमारी कोई पहचान नहीं थी इस आज़ादी से पहले, ना कोई हमारी शनाख्त थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जो एक गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे हम, इसीलिए 14 अगस्त पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए वो दिन है जिस दिन बिला तफरीक हर फर्द, हर गम, हर रंजिश, हर शिकायत को भूल जाता है, सिर्फ यौम आज़ादी मनाता है। उस दिन कहता है बस भूल गया मैं सब कुछ, मुझे सिर्फ ये याद है कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी है पाकिस्तान का। वो इस बात पर शुक्र अदा करता है, वो इस बात पर शुक्र अदा करता है कि जी वो एक आज़ाद वतन का आज़ाद शहरी है, यहाँ पे खुली फ़ज़ा में वो सांस ले रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं है। 14 अगस्त वो दिन है जिस दिन इस मुल्क में रहने वाला हर पाकिस्तानी हर चीज़ को भूलकर सिर्फ इस बात की खुशी मनाता है कि घर जैसा भी हो, घर तो आखिर अपना है। मसाइल किस मुल्क में नहीं होते, ज़रा ये बताइएगा नाज़रीन? होते हैं ना, हर मुल्क में होंगे। मसाइल किस घर में नहीं होते? हम घर की बात कर रहे थे, ये मुल्क भी हमारा घर है ना, हम इसमें रहते हैं। हर घर में मसले होंगे ना, कहाँ नहीं होंगे? इख्तलाफात भी होंगे। मुल्क है तो सब कुछ होता है। जब मुल्क है सियासत भी होगी, एहतजाज भी होंगे, इख्तलाफ भी होंगे, आपस में दस्तो गिरेबान भी होंगे, हंसेंगे भी मिलके, रोएंगे भी, खुशी भी होगी, गम भी होगा, जीतेंगे भी, हारेंगे भी, मिलेंगे भी, लड़ाई झगड़े भी करेंगे, सब कुछ होगा उस वक्त जब हमारा एक आज़ाद मुल्क होगा, यानी पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान है तो ये एहतजाज है, पाकिस्तान है तो ये मसाइल भी हैं, पाकिस्तान है तो ढेर सारी खुशियाँ भी है, पाकिस्तान है तो गम भी है, पाकिस्तान है तो सियासत भी है, पाकिस्तान है तो जीत भी है, पाकिस्तान है तो हार भी कबूल है। सब कुछ पाकिस्तान से है। और ये पाकिस्तान जिस दिन आज़ाद हुआ था वो दिन हर दिन से बड़ा दिन है, ऐसा ही है। वो दिन सबसे अहम दिन है, वो दिन सबसे अजीम दिन है। उस दिन पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी सिर्फ एक बात पर खुश होता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की सिर्फ एक वजह होती है, वो है आज़ादी। आज़ादी, आज़ादी की खुशी, क्योंकि आज़ादी की कीमत मैंने पहले ही कहा कि हम जानते हैं। हमारे बावजूद ने कुर्बानियाँ दी हैं, कीमत चुकाई है, तो हम इस कीमत को जानते हैं बखूबी। एक आज़ादी हमने हासिल की थी 14 अगस्त 1947 को। अब एक आज़ादी की जिद्दोजहद आज भी की जा रही। वो आज़ादी किसके लिए है? वो आज़ादी किससे हासिल करनी होगी? मतलब मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही ये आज़ादी होगी क्या? क्या आज़ादी? इस आज़ादी का मकसद क्या होगा? पर्पस क्या होगा? रीज़न? और ये आज़ादी की जिद्दोजहद कर कौन रहा है? ये कुछ सवालात हैं। ये आज़ादी की जिद्दोजहद करने वाली शख्सियत वो है जिन्होंने यौम आज़ादी ही मनाने से इनकार कर दिया था। याद है आपको? अब इनको तो भूल गया होगा क्योंकि अभी आज़ादी 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 करते फिर रहे, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे। रज़ा क्लिप चलाइएगा ज़रा।
अच्छा, क्लिप आपने देखा और इस क्लिप को चलाने से पहले मैंने आज़ादी की अहमियत पर एक तमहीद बांधी थी। वो क्यों बांधी थी? वो सिर्फ मौलाना साहब के इस बयान की वजह से। मौलाना साहब कौन सा यौम आज़ादी ना मनाने की बात कर रहे हैं? आपने क्लिप देखा और सुना भी, सब ने देखा वह क्लिप। पाकिस्तान का यौम आज़ादी ना, ये वो दिन है जब हर कोई अपना इख्तिलाफ बुलाकर सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है। ऐसा ही है, पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पाकिस्तान के लिए खुश होता है। लेकिन मौलाना साहब को अपनी हार का इतना शदीद गुस्सा था, गुस्से का ये लेवल था कि वो यौम आज़ादी भी मनाने से इनकारी हो गए थे। और अब यही मौलाना साहब आज़ादी हासिल करने के लिए निकल खड़े हुए हैं। क्या कहूँ, क्या बात है ना मौलाना साहब आपकी। पाकिस्तान का यौम आज़ादी मौलाना साहब तुसी मनाना पसंद नहीं करते जो तुहानू गुस्सा चढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए मौलाना साहब चाहते हैं कि पूरी कौम उनकी जो जिद्दोजहद आज़ादी है उसमें किसी तरह घर से बाहर निकल के शामिल हो जाए। और कौन सी जिद्दोजहद आज़ादी मौलाना साहब, जिससे मौलाना साहब आप खुद ही ना वाकिफ़ हैं। मौलाना साहब अपने एहतजाज को नाम दे रहे हैं आज़ादी मार्च का, लेकिन ये आज़ादी मार्च मौलाना साहब कर क्यों रहे हैं? इसका मकसद क्या है? मौलाना साहब तो इसका मकसद तक नहीं बता सकते, लेकिन जिसके खिलाफ ये मौलाना साहब ये मार्च कर रहे हैं उसने मकसद बता दिया। इमरान खान साहब का क्लिप चलाइएगा रज़ा। बड़ी सही बातें कर रहे हैं खान साहब, हकीकत भी यही है। कभी ये आज़ादी मार्च तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत मार्च में तब्दील हो जाता, जिसकी रसीदें भी काटी जाती हैं। कभी ये आज़ादी मार्च महंगाई के ख़िलाफ़ हो जाता है, कभी यही आज़ादी मार्च यहूदियों के ख़िलाफ़ हो जाता है, और कभी यही आज़ादी मार्च वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े के लिए होता है। कभी ये मार्च 600 टॉयलेट्स की तामीर के लिए होता है। कभी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हो रहा है ये जो हो रहा है। अब एक मार्च है, मुतालिबात लातादाद हैं। मार्च एक, मुतालिबात लातादाद। और जिस किस्म के ये मुतालिबात हैं, यकीन कीजिए, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, जिस किस्म के मुतालिबात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मौलाना साहब जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ से ये लेंगे इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा, और उसके बाद ये सीधे जाएंगे इसराइल, वहाँ जाके लड़ेंगे यहूदियों से और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएंगे। उसके बाद ये मौलाना साहब सीधे जाएंगे वो मकबूजा कश्मीर, श्रीनगर पर आज़ादी का झंडा लहराएंगे, और उसके बाद जाएंगे भारत, वहाँ एहतजाज करेंगे, गिरेबान पकड़ेंगे नरेंद्र मोदी का और कहेंगे कि कैसे जुर्रत की तुमने कश्मीर पर इस तरह काबिज होने की, और टॉयलेट्स का मसला भी हल करवाएंगे ताकि इंडिया में टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में ना बने दोबारा। फिर ये वापस आएंगे पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान आके क्या करेगा ये अजीम बंदा जो इतने कारनामे अंजाम देकर आ जाएगा। पाकिस्तान आएगा ये अजीम बंदा जिसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान, और वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बुराजमान हो जाएगा, क्योंकि जितने मुतालिबात लेकर ये अकेला मौलाना कुछ लोगों को साथ मिला के मार्च करने निकल खड़ा हुआ, उनमें इमरान खान के इस्तीफे का मुतालिबा यकीन जानिए बहुत छोटा है, बड़ा निक्का जो मुतालिबा है। खान साहब धड़े इस्तीफे दा, ये तो बड़ा कुछ कर सकते हैं ना। इस मार्च से तो मुझे कई मुमालिक आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बरे सगीर के कई मसाइल हल होते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया का नक्शा भी तब्दील हो सकता है, ऐसा ही लग रहा है ना आपको? पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे खित्ते में, जिसको कहते हैं तब्दीली आती हुई नजर आ रही है। अब क्या पता मौलाना साहब की बदौलत पूरे बरे सगीर पर एक बार फिर मुसलमानों की हुकूमत ही ना कायम हो जाए, क्योंकि जितने अजीम इनके मकासद हैं, अब उनका आउटकम उससे कम बनता भी नहीं है ना। इतना ही बनेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। जब मकसद इतना अजीम होगा तो फिर पूरे मुल्क को इखलाकी तौर पर मौलाना साहब के साथ शामिल भी होना चाहिए। लेकिन एक भाई साहब हैं, ये कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज़रा इस शहरी का क्लिप चलाइएगा रज़ा। अच्छा, ये भाई नून लीगी है या नहीं इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन जो ये बात कर रहा है वो सच्ची नज़र आ रही है। लाहौर के शहरियों से जिस तरह का इस्तकबाल मौलाना साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी उनकी, तवक्को थी, यकीनी तौर पे ऐसा कुछ हो नहीं सका। मौलाना साहब को लाहौर से मायूसी हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा मायूस किया। अब सक्कर से मौलाना साहब निकले थे, पंजाब के अंदर दाखिल हुए तो पंजाब एंट्रेंस पर रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ कोई इस्तकबाली कैंप ही नहीं लगाया गया था मौलाना साहब के लिए। अब इसी तरह वो जब बहावलपुर पहुँचे तो नून लीग ने उनके साथ क्या कहते हैं हाथ कर दिया।
बहावलपुर में मौलाना का इस्तकबाल मियाँ जावेद लतीफ़ समेत चंद नून लीगी जो रहनुमा हैं उन्होंने किया। अब उसके बाद कुछ नून लीगी वफूद ज़रूर मौलाना साहब से मिलने आए, लेकिन उनके साथ कोई एक कारकुन भी नहीं था। मौलाना साहब का जहाँ पंडाल बनाया गया था, जहाँ उन्होंने खिताब करना था, वहाँ भी तमाम जो हुजूम था, जितना भी था, वो मौलाना का अपना ही था। अब जब ये काफिला मुल्तान से निकला तब भी कोई नून लीगी या कोई भी तीर वाला पीपल्स पार्टी का रहनुमा उनके साथ नहीं था। चंद लोग आते हैं, मौलाना साहब को वेलकम करते हैं और वापस चले जाते हैं। पूरे काफिले में ना कोई नून लीग का कारकुन था और ना कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन नज़र आया। अब ये वो जमातें हैं जो कह रही हैं कि कदम बढ़ाओ मौलाना साहब, क्या कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साथ कहाँ पर हैं, ये है बड़ा सवाल। सिर्फ कदम बढ़ाने के लिए मौलाना साहब को पंप करके निकाल रहे हैं, बड़े चालाक हैं, दूर से बैठ के देख रहे हैं, आते हैं, फूल पत्ती फेंकते हैं और चले जाते हैं। ये मार्च जिस लिए भी किया जा रहा है, ये मौलाना साहब की सोलो फ्लाइट कह दूँ तो गलत नहीं होगा, और इसमें किसी की भी दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। प्रैक्टिकली कह दूँ तो भी गलत नहीं होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना साहब के साथ आपको नज़र आती है, नहीं है ना? इसीलिए ये भाई साहब जो कह रहे थे, जिनका क्लिप मैंने आपको भी दिखाया है, उनकी बात में सदाकत ही नज़र आएगी कि पूरे लाहौर ने मौलाना साहब को मुस्तरद कर दिया। अब देखिए 1 मार्च इतने सारे मुतालिबात, मौलाना साहब चंद ममालिक के मुतालिबात और शामिल कर लेते तो ये दुनिया का पहला मिलियन आज़ादी मार्च होता जो पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने के लिए निकाला जा रहा होता। वैसे अभी भी अगर मौलाना के सारे मुतालिबात मान लिए गए तो आधी दुनिया के मसाइल तो मेरे ख्याल से खुद ही हल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग साथ क्यों नहीं हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब सोचिए। इतना अजीम मकसद और लोगों की अदम दिलचस्पी हैरानकुन सिचुएशन है, सिर्फ इसलिए कि ये एक ढोंग है, ड्रामा, सिर्फ इसलिए कि नियत में फतूर है, ऐना दिया नियत है नहीं सही है गया, सिर्फ इसलिए कि मकसद लाहासिल है। पता ही नहीं, मौलाना को खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन आखिर है क्या, मकसद क्या, मैं निकला क्यों हूँ लोगों को ख्वार करने के लिए और अपने आप को इस उम्र में ख्वार करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आज जो मौलाना साहब करने जा रहे हैं, जब ये इमरान खान करते थे, ज़रा सोचिए तो वो इनको जमहूरियत दुश्मन, मुल्क दुश्मन, रियासत दुश्मन कहते रहे, ऐसा ही है। और आज मौलाना साहब उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। चले, हक है आपका एहतजाज, करें आप 100 बिस्मिल्लाह जी, कीजिए एहतजाज, लेकिन वजह तो बता दें, वजह क्या है, मकसद क्या है। अब मैं सिर्फ एक कुर्सी, सिर्फ एक कमेटी, सिर्फ एक वजारत, सिर्फ एक सरकारी घर, मौलाना साहब का ये एहतजाज, अब अगर हम कहें ना ज़ाती रंजिशों का नतीजा, ऐसा ही लग रहा है, लग ऐसा रहा है कि मौलाना साहब एहतजाज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको इमरान खान की शक्ल ही नहीं पसंद। वो चाहते हैं कि इमरान खान को सिर्फ इसलिए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटा दिया जाए क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान पसंद ही नहीं। अब ऐसा तो किसी जमहूरी रियासत में मुमकिन हो नहीं सकता ना मौलाना साहब, ये मौलाना साहब को भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात, मौलाना साहब ने कुछ हरकारे का मतलब समझते हैं ना, कुछ हरकारे नवाज शरीफ से किराए पर लिए। अब किराए का मतलब भी नाज़रीन समझते होंगे कि किराए पर हरकारे जो लिए जाते हैं क्या होता है। वो हरकारे भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये मार्च कामयाब हो जाए, मकसद कोई भी हो, नाम कोई भी दे दिया जाए, कार्ड कोई सा भी इस्तेमाल हो जाए, लेकिन मार्च कामयाब हो जाए। देखिए जरा, अच्छा जी, ये है एक ऐसी रियासत के गवर्नर जिस रियासत की फौज से मौलाना साहब गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं। ये भाई साहब ताज़ा रिहा हुए हैं। इन भाई साहब की पहचान क्या है? फौज में अपनी कोई पहचान ना बना सके, किसी तालीमी मैदान में कोई पहचान ना बना सके, सियासत में कोई पहचान ना बना सके। पहचान बनी तो क्या बनी वो बताना मेरे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन इनकी वो पहचान जो बताई जा सकती है, जो मैं बता सकती हूँ आपको, वो सिर्फ पता है क्या है, इतनी है कि नवाज शरीफ के दामाद शरीफ हैं। ना इनका पाकिस्तानी सियासत में कोई स्टेक, ना इनका मुल्क के लिए कोई एक काम, ना इन्होंने कभी आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया, करना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं होगा। ना इन्होंने कभी फौज में कोई बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इन्होंने जहां कारकर्दगी दिखाई, इसका सिला इनको पॉकेट मनी की सूरत में मिलता रहा। समझ गए ना नाजरीन आप? इसके बाद से लेकर अब तक ये बस यही कर रहे हैं। नवाज शरीफ कह दे दिन तो दिन, चाहे मगरिब का वक्त हो। नवाज शरीफ कह दे रात तो रात, चाहे सुबह के 11 बजे हो। ये जिस तरह अपने ससुर की अंधी तकलीद कर रहे हैं,
वैसे ही ये चाहते हैं कि पूरी कौम भी इनके नक्शे कदम पर चले, इनके रास्ते पर चलना शुरू कर दे और नवाज 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 कहना शुरू करे, सोते जागते उठते बैठते नवाज 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 करे। ऐसा तो नहीं हो सकता सफदर भाई साहब, पॉकेट मनी लेते हैं ना आप, पॉकेट मनी का हक अदा कर रहे हैं बेचारे दामाद। कभी ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी जमहूरियत का कार्ड खेलने आ जाते हैं, अब ये वोट को इज्जत दो के नारे लगवाते फिर रहे हैं। वोटर को इज्जत दी कभी? जो वोट को इज्जत देने की बातें करते हैं पता नहीं कहां से इतने ढीठ हो जाते हैं। वोटर को कभी इज्जत नहीं दी, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कैसी इज्जत जब वोटर का पता नहीं कि वोटर जो वोट डालने आता है उस बेचारे गरीब की भी कोई इज्जत होती है। नवाज शरीफ ने इनको इसी काम के लिए मेरे ख्याल से रखा हुआ है। इसके अलावा नवाज शरीफ भी जानते हैं कि इनसे कोई और काम तो होगा नहीं, चलो इनको छोड़ देते हैं, लोगों में जरा जाके 2-4 बातें करके आ जाए, कोई शायद कोई सुन ले और शायद कोई यकीन कर ले हमारी बात में, 100 में से कोई एक बंदा यकीन कर ले। और पूरी आवाम को ये निकलने का कह रहे हैं कि जी 22 करोड़ लोग मौलाना साहब के साथ जाएंगे। 22 करोड़, मुझे वाकई हंसी आ रही है जब इनके जो अपने लोग हैं, अगर मैं इनसे पूछूं मौलाना साहब के साथ नहीं, ऐसा ही है ना। ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ का नज़रिया ही रियासत को मजबूत कर सकता है, तो साथ ही साथ ये भी बता देते भाई साहब के आपके जो सुसर हैं, अजीम सुसर, उनका नज़रिया आखिर है क्या? हमें तो उनका नज़रिया समझ नहीं आता, फिर मजबूत है कमज़ोर है वो तो बात की बात है। अब नवाज शरीफ का नज़रिया क्या था मैं बताती हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार है, दोबारा सुन लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार है। नवाज शरीफ का नज़रिया, नवाज शरीफ का नज़रिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र इबरत का मुकाम है। दोबारा सुने पीपल्स पार्टी वाले, नवाज शरीफ का नजरिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र इबरत का मुकाम है। नवाज शरीफ का नजरिया यह था कि ज़ियाउल हक अमीरुल मोमिनीन है। नवाज शरीफ खुद भी अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए बेताब रहे, बेचैन रहे। नवाज शरीफ का नजरिया था अदालतों पर हमला, फिर नवाज शरीफ का नजरिया था अदालतों का दिफा। नवाज शरीफ का नजरिया था जजेस खरीदे जाएं, फिर नवाज शरीफ का नजरिया था यूसुफ रजा गिलानी घर जाएं, फिर नवाज शरीफ का नजरिया था मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था। नवाज शरीफ का नजरिया था अदालतें साजिशें करती हैं। नवाज शरीफ का नजरिया था कि फौज को गाली दो, जमहूरियत को मजबूत करो। नवाज शरीफ का नजरिया यह भी था कि कारगिल में भारत के पेट में छुरा घोंपा गया, ऐसा ही था। ये कहता था ना नवाज शरीफ का यही नजरिया था कि जंदाल पाकिस्तान आ गया और मरी की सैरे भी करता रहा। नवाज शरीफ का नजरिया था धरने जमहूरियत को नुकसान देते हैं, इकोनॉमी को नुकसान देते हैं। अब नवाज शरीफ का नजरिया है पूरी कौम धरना दे, कैसा जमहूरियत का नुकसान, कैसा इकोनॉमी का नुकसान। नवाज शरीफ की बातें आप देख लें कि मिसाके जमहूरियत हो गया। फिर नवाज शरीफ का नजरिया ये हुआ कि जी इमरान खान और जरदारी क्या भाई भाई, इनकी बेटी भी कहती इमरान और जरदारी भाई भाई, याद होगा मरियम नवाज के तारीखी जुमले। नवाज शरीफ का नजरिया यह भी था कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की तबाही के जिम्मेदार हैं। फिर नवाज शरीफ का नजरिया था कि जरदारी साहब भी जमहूरियत के असल तर्जुमान हैं। नवाज शरीफ का नजरिया यह भी था जो जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटा जाएगा, घसीटेंगे। फिर नवाज शरीफ का यही नजरिया था कि जी जो जरदारी साहब से हम देखते थे कि बगलगीर हो रहे थे, वो भी शायद नवाज शरीफ का एक आंखों देखा नजरिया था। हम देख रहे थे ये नजरिया नजर आ रहा है। नवाज शरीफ का नजरिया ये भी था कि मौलाना साहब की जो मार्च है उसको सपोर्ट किया जाए। एक मार्च, कई मकासद, एक नवाज शरीफ, लातादाद नजरियात। असल में नवाज शरीफ और मौलाना साहब का मकसद और नजरिया क्या है? क्या है नजरिया? आपने कभी सोचा? नजरिया ज़रूरत और मकसद क्या है? इक़्तिदार। नजरिया है नजरिया ज़रूरत और मकसद है इक़्तिदार। सिंपल सी बात है, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नजरिया ज़रूरत के तहत इक़्तिदार तक कैसे पहुंचा जाए, चले ये जुमला याद करें। नजरिया ज़रूरत के तहत इक़्तिदार तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक सेंटेंस याद कर लें, समझ आ जाएगी पूरी कहानी नवाज और मौलाना की। ये है इस मार्च का असल मकसद जो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। नजरिया ज़रूरत के तहत इक़्तिदार तक कैसे पहुंचा जाए, इस मार्च का असल मकसद, जिसकी नाकामी को देखते हुए मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी इस मार्च से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है। और जिस जगह मौलाना साहब इस्लामाबाद में जलसा करेंगे वहाँ वो 5 साल तो क्या 5000 साल भी बैठे रहें, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
जो शख्स यौम आज़ादी के दिन भी अपनी सियासत को आगे रखे, अपनी शख्सियत को आगे रखे, अपने गुस्से को, गमो गुस्से को, गुबार को आगे रखे, ज़ाती रंजिशों को आगे रखे, जो शख्स 10 साल कश्मीर कमेटी के नाम पर तनख्वाह लेता रहे, मरात लेता रहे, एंजॉय करता रहे, आराम करता रहे, एसी की ठंडी हवाएं लेता रहे और काम के नाम पर कख ना करे, जो शख्स आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के साथ चलने पर आमादा हो लेकिन इमरान खान को 1 साल देने के लिए भी तैयार ना हो, जो शख्स अपने मुखालिफिन पर यहूदी होने के फतवे लगाता फिरे, उसकी क़यादत में 22 करोड़ अवाम करेंगे मार्च। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम सफदर अवान जैसे होते तो सोचा भी जा सकता है कि क्या पता ऐसा हो ही जाए, लेकिन सफदर अवान साहब और वो तमाम जो लिबरल्स हैं जो आजकल मौलाना साहब की बात सिर्फ इसलिए कर चुके हैं कि उनको इमरान खान से बुग़्ज़ है। ये जो बुग़्ज़ इमरान है ना, ये बड़ा कुछ करवा रहे हैं इन लोगों से। ये सब जान लें कि मौलाना साहब के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मौलाना साहब का मार्च मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है, फ्लॉप हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। मौलाना साहब के मार्च को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, मुस्तरद हो चुका है। मौलाना साहब के मार्च को एक आम आदमी ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना साहब के मार्च को खुद नून लीग ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना साहब के मार्च को खुद तीर वालों ने ये तीर मार के मुस्तरद कर दिया। इसलिए अवाम से तवक्को रखना कि बेचारी अवाम बाहर निकले अपने सारे काम छोड़ के और पूरा बरे सगीर आज़ाद करवाएंगे, वो भी मौलाना साहब की क़यादत में, ये एक ऐसा ख्वाब है जिसको देखने वाला भी शर्मिंदा ही हो जाएगा। इसलिए अवाम से ऐसी तवक्को ना रखिए। आज़ादी की कीमत हमें अच्छी प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया आपको। आज़ादी की अहमियत हम बाखूबी जानते हैं, हमारे बावजूद की कुर्बानियाँ हैं। आज़ादी कैसे हासिल की जाती है ये इस कौम को अच्छी तरह से अंदाज़ है। कौम को आज़ादी किसने दिलवाई थी? कायद आज़म जैसा रहनुमा दिलवा सकता है आज़ादी। वो ना होते तो आज़ादी ना हमें मिलती। ये मौलाना फजल रहमान जैसे लोग दिलवाएंगे आज़ादी? कौम आज़ादी की जिदोजहद करती है तो ऐसे लीडर की क़यादत में करती है जिसका जीना मरना कौम के लिए हो। आप कभी उस लीडर के मज़ार पर फातिहा खानी करने गए जिसने इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई थी? मैं आपसे पूछती हूँ मौलाना फजल रहमान साहब, इस कौम को आज़ादी दिलवाई थी ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये मुल्क बनाया था, ये पाकिस्तान उनका तोहफा है। मौलाना साहब कभी एक बार आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फातिहा के लिए गए हैं? चले ऐसे ही चले जाते, कभी गए हों वैसे ही गए हों। वो अजीम रहबर जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसने ये वतन हमें दिया, उस लीडर की अजमत को सलाम करने एक बार भी आप स्पेशल कराची गए हो मज़ार कायद पे? बताइएगा, जरा दिल पे हाथ रखिए और बताइए कितनी बार गए। अगर कभी आप गए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मैं शायद लाइल्म हूँ। मेरी मालूमात में ज़रा इजाफा हो जाएगा कि मौलाना साहब भी जाते हैं मज़ार कायद पे सलाम पेश करने कायद आज़म की अजमत को। अगर एक बार भी आप उस कौम के रहबर, इस कौम के मोहसिन की कब्र पर नहीं आए, आप वहाँ पे फातिहा पढ़ने गए या नहीं गए, वैसे भी गए या ऐसे ही गए हो सिर्फ इज़हार मोहब्बत के लिए गए, आप नहीं गए ना, तो फिर आप दिलाएंगे आज़ादी? अब मैं सिंपल ये कहूँगी कि ये तमाशा बंद कीजिए, क्योंकि मौलाना साहब आपका तमाशा ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले भी हमने बात की कि यौम आज़ादी ना मनाने वाली अजीम शख्सियत मौलाना फजल रहमान अब मार्च करने निकली हुई है। यौम आज़ादी ना मनाने वाले मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च रवां दवाएं। आज़ादी मार्च अब तक कितना कामयाब हुआ, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं। क्या मौलाना साहब को वो अवामी हिमायत हासिल हो गई? ये नहीं कहूँगी होगी, मैं पूछ रही हूँ हो गई जिसका वो दावा करके सक्खर से निकले थे। आज़ादी मार्च में अब तक कितने लोग शामिल हुए? आज़ादी मार्च में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कहाँ दिखाई दे रही है, या उन्होंने मौलाना साहब के साथ कहाँ हाथ कर दिया? क्या ये आज़ादी मार्च अपने लातादाद मुतालिबात हासिल भी कर सकेगा? क्योंकि अब तक जो देखने में आ रहा है वो तमाम सूरत हाल मौलाना साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद दावे बड़े बड़े हैं जी। अभी भी कहा जा रहा है कि आज़ादी मार्च
कामयाब होगा और धरने का फैसला इस्लामाबाद जाकर किया जाएगा। असल सूरत हाल क्या है और क्या मौलाना साहब के अपने इत्तेहादी उनके साथ हैं भी या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सेकंड सेगमेंट में हमें ज्वाइन करते हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, लाहौर वाले, आप भी अक्सर गिला करते हैं लाहौर वाले जो रास्ता सही नहीं बताते हैं, वैसे हम लाहौरी इतने बुरे नहीं होते हैं। ये बताइएगा कि मौलाना साहब के साथ क्या हैंड हो गया, क्या हाथ हो गया? देखिए, हमने तो इसी प्रोग्राम में कहा था कि उनके साथ हाथ तो उसी दिन हो गया था जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम मौलाना का इस्लामाबाद में जो है वो सिर्फ इस्तकबाल करेंगे। और अब मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि आप लाहौर वाले रास्ता जो है वो सिर्फ बताते गलत नहीं है बल्कि दिखाते भी गलत हैं। तो आपने रास्ता ये दिखाया फजलुर रहमान साहब को कि आप कराची से रवाना हो, लाहौर तक आएँ और लाहौर में हज़ारों लाखों नून लीग के कारकुन आपके इस्तकबाल करेंगे और आपको बड़ा वेलकम यहाँ पे कहा जाएगा। बिल्कुल, तो कहा गया कि बड़ा आपका यहाँ पे इस्तकबाल करेंगे, फिर यहाँ से आपके साथ रवाना होंगे और इस्लामाबाद पहुँचने से पहले पहले इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे। हालत ये हुई कि जब कल फजलुर रहमान साहब पहुँचे तो अब उनकी अपनी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इतनी तो कर्टिसी नून लीग में होनी चाहिए थी कि कम से कम मौलाना को ये ऑफ़र कर देते कि आप जाती उमरा, मॉडल टाउन या शरीफ ख़ानदान के जो महल्लात हैं, जो बड़े बड़े घर हैं, कि वहाँ पे वो आके रेस्ट करें या उनके रहनुमा वहाँ पे रेस्ट करें या उनकी जो अहम लोग हैं उनको कहीं पे ठहरा दिया जाता। ना ये किया गया, ना उनको कोई खाने आगे तैयार करा लेते, कुछ कीमे वाले नान, कोई बिरयानी, कोई ऐसी चीज़ तैयार करवा लेते। कल फजलुर रहमान साहब के कारकुनान जो हैं उनको दाता साहब जाके और लंगर वहाँ से खाना पड़ा। तो अब इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद इमरान खान को निकालने से पहले पहले अब आपस में इनके इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं। और यकीन करें, आप अभी किसी JUIF के रहनुमा को लें जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा हो, जो उनकी काबीना का हिस्सा हो, और उसको कहें कि ऑन ओथ कहे क्या वाकई वो नून लीग से खुश हैं कि उनके कारकुन आए हैं। उसकी वजह क्या है? वो इस वक्त खुश नहीं है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आई कि हमारे साथ नून लीग ने किया क्या है। हमें बुला के और बल्कि उनके एक रहनुमा से, क्योंकि मेरी तो सच्ची बात यह है कि उनसे बात नहीं होती, ना वो हमसे बात करते हैं, लेकिन JUIF के एक बीट को कवर करने वाले रिपोर्टर को उन्होंने कहा कि ये नून लीग वाले लाहौर वाले कूफी साबित हुए हैं। उन्होंने हमें बुलाया है और हमें धोखे से बुलाया है। यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे नहीं था। आप बाकी छोड़ें, शहबाज शरीफ ना सिर्फ स्टेज तक नहीं गए बल्कि जब फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैंने नवाज शरीफ से आके मिलना है तो उनको नवाज शरीफ से नहीं मिलवाया गया, नवाज शरीफ से नहीं मिलने दिया गया। अब आप देखें, एक तरफ तो ये खबरें आई कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, पार्टी रहनुमाओं से भी मिले, ख़ानदान के लोगों से भी मिले, बल्कि जिस वार्ड में वो एडमिट हैं वहाँ से जो डेंटल सर्जन हैं वहाँ पे गए, 2 दाढ़ें जो हैं उनकी फिलिंग करवाई। वो वहाँ से उठ के एक और वार्ड में जा सकते हैं, वो दांतों की फिलिंग करवा सकते हैं, और लेकिन वो मौलाना फजलुर रहमान से नहीं मिल सकते। इसकी वजह यह है, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि फजलुर रहमान साहब ने बहुत शदीद बरहमी का इज़हार किया टेलीफोन कॉल के ऊपर नून लीग के लोगों से। उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों ने ज़्यादती किया, धोखा किया मेरे साथ, इसलिए उनको फिर नवाज शरीफ साहब से नहीं मिलवाया गया कि नवाज शरीफ साहब पहले ही स्ट्रेस में हैं। कल जो उनको लंदन जाने की इजाज़त नहीं मिली, जो सिर्फ 8 हफ्ते का उनको रिलीफ मिला है, वो पहले ही स्ट्रेस में हैं, पहले ही परेशान हैं, पहले ही दबाव में हैं। ये ना हो कि फजलुर रहमान साहब आके और मजीद अपने गिले शिकवे करें और नवाज शरीफ साहब मजीद डिप्रेशन में आए, इसलिए नवाज शरीफ साहब से उनको नहीं मिलवाया गया। आप ये अंदाज़ा लगाएं। अब देखें कल फैसला कौन दिन होगा कि कल स्टेज के ऊपर जिन 9 लोगों की तस्वीरें उस कंटेनर के ऊपर लगी हुई हैं, आया वो 9 के 9 लोग स्टेज के ऊपर हैं या नहीं हैं। अगर वो 9 लोग नहीं हैं तो इसका मतलब है ये फजलुर रहमान साहब का अकेले का मार्च है, ये एक मजहबी जमात के कारकुनान का मार्च है, ये पूरी अपोजिशन का मार्च नहीं है। हम पहले ही मौलाना साहब को इसी प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि मौलाना साहब जागते रहना, इन्नते ना रहना। हमने पहले भी कहा था कि ये नून लीग के कारकुन जो लाहौर में अपने कायद नवाज शरीफ के लिए कोट लाख जेल के बाहर कभी 10,000 की तादाद में इकट्ठे नहीं हुए, ये आपके साथ लाहौर से इस्लामाबाद कहाँ आएंगे? वही हुआ जिसका हमें तो यकीन था, लेकिन मौलाना साहब कहाँ हमारी मानते हैं। बल्कि तो आप वो मौलाना साहब को पता चल गया होगा जो आज उनके साथ हुई है। मुझे आप बता दें, मुझे आप 5 नून लीग के रहनुमाओं के नाम बता दें। तो आपको याद होगा, पता नहीं क्या क्या कहा गया होगा कि यहाँ पे ठाठे मारता समंदर आ जाएगा कारकुनान का। मियाँ साहब आपका इस्तकबाल करने के लिए जिस तरह आप पता नहीं क्या कोई मीनार फतह करके यहाँ पे आ रहे हैं, कोई किला फतह करके यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन फिर भाई जो सगा भाई है वो भी नहीं जा सका था। इस नून लीग पे एतबार कर लिया मौलाना साहब ने, तो मौलाना साहब के सवा की हैंड हो गया। देखें, तो बड़े दुखी होंगे मौलाना साहब भाई के साथ ज्यादती की हुई है और वो भी बदले ले रहे हैं। ज्यादतियां नवाज बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने भाई के साथ जो ज्यादतियां की हैं, भाई अब बदले ले रहे हैं। नवाज शरीफ ने भी ज्यादती की थी। शहबाज शरीफ साहब का बचपन से ख्वाब था कि उन्होंने बड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म बनना है, लेकिन जब नवाज शरीफ नायल हुए उन्होंने भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बजाय शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था। तो फिर शहबाज शरीफ ने भी बदला लिया जब नवाज शरीफ गिरफ्तार होकर लंदन से
लाहौर से अडियाला पहुंच गए तो शहबाज शरीफ जो है वो जाती उम्रा से वहाँ तक एयरपोर्ट तक नहीं गए थे। तो अब भी बड़े भाई ने कहा कि जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो मौलाना के साथ निकले। अब नून लीग हमें बता दे कि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है या नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो कहा जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो निकले। मैं भी तैयार हो गया था, आप भी तैयार थी, लेकिन हमें तो रोक दिया गया कि आपने हमारे एहतजाजी मार्च में नहीं आना। लेकिन नवाज शरीफ और उनके रहनुमा नहीं निकले, उनकी पार्टी के लोग अपने लोग नहीं निकले, जिन्होंने कहा था कि जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो लाजमी मियाँ साहब ये फजल रहमान साहब के साथ निकले। अब बताएं, जो लाहौर में उनकी लीडरशिप मौजूद थी उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है या नहीं है? कोई बंदा नहीं निकला। मतलब ऐसे भी कोई करता है अपनों के साथ जो इन्होंने की है। इसलिए हमने फजल रहमान साहब को कहा था कि इनके ऊपर ना एतबार करें। मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पढ़ लेते जिसमें 17 बार लिखा गया है नवाज शरीफ साहब के बारे में कि ये झूठे हैं, बददियानत हैं, लेकिन फिर भी मौलाना साहब ने उन पर एतबार कर लिया। तो अब इसमें आपका और मेरा तो कोई कसूर नहीं है, खुद जिम्मेदार हैं। जब ऐसे लोगों पर एतबार करेंगे जिनके बारे में अदालती फैसले मौजूद हैं कि ये झूठे हैं, बददियानत हैं, गलत बयानी करते हैं, धोखे देते हैं, अगर तो उनके कहने पे मौलाना साहब, हालांकि मैं आपको एक और चीज बताऊं, मौलाना का रूट लाहौर नहीं बनता था। मौलाना देखें, मौलाना का रूट वो लाहौर बनता ही नहीं था। वो अगर वहां से आते तो और रास्ता था, वो इस्लामाबाद आ सकते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब जाहिर है अब फिर हम हर एक का नाम हम एक सबसे हमने तो नहीं वो नाराजगियां मोल लेनी। एक बहुत बड़े तजियाकार ने टीवी पे बैठकर कहा कि जब मौलाना साहब लाहौर पहुंचेंगे तो माहौल इतना गर्म होगा कि नवाज शरीफ साहब को भी ले आएंगे, वो भी मार्च में आके और खिताब ना भी करें लेकिन वो पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ तक माहौल बनाया गया और आप अंदाजा लगा लें कि नवाज शरीफ ने जहाँ जाना था वहाँ ना शहबाज शरीफ गए, ना वहाँ पे कोई और उनकी पार्टी के मरकजी सदर का लीडर गया। ये सूरत हाल है, बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है। अब कल जब वहाँ पे पहुंचेंगे, हमारे अफसर ये बता रहे हैं कि कल बिलावल भी स्टेज पर नहीं होंगे। अगर बिलावल भी नहीं होंगे और ठीक, फिर कौन होगा सवाल ये एग्जैक्टली। अच्छा, मरियम औरंगजेब जैसों को हम एक्सपेक्ट कर लें, ऐसे लोग जाएंगे, ऐसे भी नहीं जाएंगे? बी और सी कैटेगरी की देखें, बी और सी कैटेगरी की इनकी लीडरशिप होगी। और देखें कल एक तो बात यह है कि ये 9 जमातें हैं। अच्छा, इन 9 जमातों के अगर आप कल ये हमारे रज़ा भाई अगर इसके ऊपर रिसर्च करके कल लोगों को दिखा सके तो कि ये जो 9 जमातें हैं इनके 9 जमातों में से किसका लीडर है जो इस वक्त असम्बली में है। ये 9 की 9 वो जमातें हैं जिनकी लीडरशिप अपने अपने हलकों से हार गई है, जिनको अपने अपने हलके के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। वो यहाँ पे आकर वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा मांग रहे हैं। जिनको अपने हलके के लोगों ने वोट नहीं दिए वो आगे कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हैं और हम इस हुकूमत को घर भेजने आए हैं। भाई, आपको तो आपके अपने हल्के ने इस काबिल नहीं समझा कि आपको असेंबली में भेजें, तो बड़ी गहरी बात और आप यहाँ पे हुकूमत को घर भेजने आ रहे हैं। बाकी आज जो है वो मज़ीद तैयारी की गई नहीं है, यही तो गुस्सा है, बेसिक मसला ही ये है। बिल्कुल। और देखें, अच्छा सदीक, मुझे बताएं कि हम आम आदमी की अगर बात करें, आम शहरियों ने शिरकत की, कितनी बड़ी तादाद आपको नजर आई आम शहरियों की? चले छोड़े पीपल्स पार्टी वालों को, छोड़े नून लीग वालों को, सियासतदानों पे तो वैसे ही बंदा कहता है भरोसा सोच समझ के करना चाहिए। आम शहरियों ने शिरकत की, आम शहरी थे मौलाना फजल रहमान के साथ। देखें, अब तक जो सिक्योरिटी इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जब वो सिंध में मौजूद थे तो सिंध में जो उनकी मैक्सिमम एक मौके के ऊपर तादाद थी वो 32,700 और कुछ थी। ये मैक्सिमम तादाद थी अब तक जब से उन्होंने शुरू किया कराची से लेके, और जहाँ तक वो पहुँचे एक मौके के ऊपर मैक्सिमम जो तादाद थी वो 32,700 कुछ थी। मैं जो पिछले आपके सवाल, और अब तो उससे भी कम हो गई है, और मैं आपके पिछले सवाल के जवाब में ये आपसे एक बात कह रहा था कि आप अपने प्रोग्राम के जरिए क्योंकि आईना दिखाती हैं, उसमें आईने में जिस तरह का जो बंदा नजर आता है तो फिर वो आईने को तोड़ने लग जाता है। तो उस वक्त भी ये सारी सूरत हाल बताई गई थी, लेकिन कुछ तजियाकार क्या कह रहे थे कि जब मौलाना पूरे पाकिस्तान से उनके कारकुन निकलेंगे, पाकिस्तान खुदा न खास्ता शाम या इराक की मंजर पेश कर रहा होगा, जगह जगह तसादुम हो रहे होंगे, जगह जगह पुलिस को मार पड़ रही होगी, जब आवाम निकलेगी तिनके की तरह बहा के ले जाएगी, समुंदर की तरह बहा कर ले जाएगी, और पूरे पाकिस्तान में दंगा फसाद होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी आवाम निकलेगी। अब कहाँ है वो आवाम, कहाँ है वो तजियाकार जो डरा रहे थे? एक माह आपने पूरी कौम को जो है वो उनका जहनी सुकून तबाह किया, एक माह आपने पूरी कौम को इस हिजान में मुब्तला करके रखा कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। जब वो पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे तसादुम होगा, खून होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ।
और इसीलिए ये हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला था। ना उन्होंने फजल रहमान साहब को गिरफ्तार किया। मैं दोबारा ये कहूँगा, इसी प्रोग्राम में आप वो जो हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं उनको याद होगा, मैंने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि हुकूमत ने फैसला किया है कि फजल रहमान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब एक माहौल बनाया गया कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, हुकूमत ने उस वक्त फैसला किया था कि नहीं करना गिरफ्तार। क्या आप गिरफ्तार करेंगे, उनकी तारीख में जान पड़ जाएगी। दूसरा, हुकूमत ने फैसला किया था कि इनको लाशें नहीं देनी, ये चाहते हैं कि इनको लाशें मिलें जिनके ऊपर ये सियासत करें, वो भी हुकूमत ने नहीं किया और बहुत अच्छा है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। हुकूमत, हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, पुलिस, रेंजर्स, फौज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर इन्होंने उधर डी चौक जाने की कोशिश की, रेड जोन जाने की कोशिश की, तो इनको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी उनको पैर दर पैर शिकस्त हुई है आते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि वो डी चौक की तरफ जाएंगे। अब मेरा मशवरा तो यह है कि फजल रहमान साहब को यहाँ से वापसी पे पहले जाती उम्र के बाहर जाके धरना देना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए जो उनके साथ नून लीग ने की, और फिर वो जाकर और बिलावल हाउस और जरदारी हाउस के बाहर एहतजाज करें। बिलावल हाउस जाएं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं सदीक, ये बताइए वैसे जब उन्होंने इनको झंडी करवा दी और इनके साथ हैंड कर ले तो हो सकता है वहीं चले जाएं, सिचुएशन को देख के कहते हैं ना फैसला करेंगे, तो गुस्सा निकालने के बिलावल हाउस से जाती उम्र ही चले जाएं कि यहाँ गुस्सा निकालते, छोड़े इमरान खान साहब के इस्तीफे को, छोड़े इन चीज़ों को। मुझे बताइएगा कि कुछ लोग इनके खास हैं मौलाना साहब के, मैंने कुछ TV चैनल्स पर देखा इनको बातें करते हुए, कहते हैं हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ, फिर ये कहते हैं मुआहदा नहीं हुआ, ये क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है। देखें मुआहदा, अब वो जो कहते हैं ना कि वो बोटी हलाल और शोरबा हराम, इस तरह की जो मुहावरा है, अब मैं सही ना कह सकूं तो माजरत, तो ये वही बात है कि हुकूमत हराम, गैर कानूनी, नाजायज़, लेकिन उसी हुकूमत की जो इंतज़ामिया हैं, उसी हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो हलाल है। अब कहते हैं हमने जो मुआहदा किया है वो इंतज़ामिया के साथ किया, वो हुकूमत के साथ नहीं किया। और आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने जितने मुज़ाकरात किए हुकूमती टीम से, कहीं इस्तीफे का जिक्र तक नहीं आया। और आज फजल रहमान साहब ने लाहौर से निकलते हुए कहा है और उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया जब उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, इस्तीफ़ा ना मिला तो आप क्या समझते हैं मैं वहाँ बैठा रहूँगा? नहीं, मैं नहीं बैठूँगा। मैंने तो धरने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने आपको बताया था ये मीडिया में कुछ लोगों ने माहौल बनाया धरने का। फजल रहमान साहब तो अब भी कह रहे हैं कि मैं धरना नहीं दूंगा, लेकिन अब आखिरी कोशिशें हो रही हैं, उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि फजल रहमान साहब आप जब इस्लामाबाद पहुंचे, चलिए आपने कहा कि आखिरी कोशिश उनको इश्तियाल दिलाने की, हमारा भी आखिरी मिनट चल रहा था प्रोग्राम का और मुझे क्लोजिंग का वही लोग हैं बहुत जिन्होंने पहले आपकी बड़ी खबर के लिए इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।